नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्रिय मित्रों का एक बार फिर से साइकोलॉजी की इस लाइव क्लास में दिल से स्वागत, अभिनंदन। माय डियर फ्रेंड्स, संध्या जी, बीना, आरती यादव, चलिए सभी लोग आ चुके हैं एक बार लाइव सेशन में। तो प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सुमन, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है बहुत ही यूनिक, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्कस कर रहे थे टाइप ए, टाइप बी, यानी रोजेनमैन और फ्रीडमैन हम लोग पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास में। और रोजेनमैन और फ्रीडमैन के अनुसार हमने व्यक्तित्व को पढ़ा कि इन्होंने शारीरिक दोषों के आधार पर व्यक्तित्व को कितनी श्रेणियों में बांट दिया। रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने दो श्रेणियों में, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, जब हम टाइप ए टाइप बी की हम लोगों ने बात की, तो टाइप ए जो लोग होते हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, वे लोग बेचैन, उनमें धैर्य की कमी होती है, समय का अभाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, उतावलापन होता है, और बात वो CHD से पीड़ित होते हैं। यानी हम लोग बात करें तो क्रोनोलियल हार्ट डिजीज़ से ये लोग पीड़ित होते हैं, यानी हृदय का जो रोग है वो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो इनको सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा खतरा हार्ट डिजीज़ को लेकर चलता है टाइप ए में। जबकि टाइप बी ये इनके ठीक अपोजिट होते हैं, इनमें हार्ट डिजीज़ नाम का कोई डिजीज़ नहीं होता। ठीक है, और ना ही इन्हें इस प्रकार का कोई खतरा होता है। ओके गाइस, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि टाइप सी जो है वो C4 कैंसर, C4 कैंसर की हम लोगों ने बात की। मॉरिस कहते हैं कि एक और व्यक्तित्व का प्रकार होता है, उसमें भी शारीरिक दोष, जो शारीरिक बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो एम्प्लाइड होती हैं, और उसे हम लोग कैंसर नामक रोग से पीड़ित व्यक्तित्व के रूप में ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो लोग कैंसर रोगों से पीड़ित होते हैं वो लोग मिलनसार बहुत होते हैं, वो लोग सामाजिक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अब ज़िंदगी में जो सब कुछ था वो तो चला गया, क्योंकि अब कैंसर हो गया, अब बचने की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग मिलनसार, सामाजिक, विनोद प्रिय, हंसमुख प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या बन जाते हैं, या होते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेम किशोर जी, अनु, प्रियंका, सभी का दिल से स्वागत है एक बार मेरी इस क्लास में, माय डियर। और फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप डी, जो तनाव और अवसाद युक्त यानी टेंशन वाले लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा इनको अवसाद या तनाव नामक जो भयंकर भ्रामक रोग है वो इनको परेशान करता रहता है, टाइप डी वाले लोगों को। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ ली। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं वो है हमारा व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। कौन सा मॉडल है बेटा? नेक्स्ट है, आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक, और ये है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। कौन सा है माय डियर? व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। पंचकारक मॉडल बड़ा ही गजब का नाम है, जिसमें 5 हैं कारक, जिसमें सीधी सीधी सी बात, बिल्कुल बेबी जी, 5 हैं कारक, जिसमें उसे व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल कहते हैं। कौन सा? यानी ये भी व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एक प्रश्न जो आपके PGT लेवल के एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण संबंधी सिद्धांत कौन सा नहीं है? माय डियर, आपको ऑप्शंस दे दिए, पंचकारक आपको ऑप्शन दे दिए, कैटल का तरल और ठोस बुद्धि, कैटल का 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर्स, या आपको दे दिया आइजेंग का पर्सनैलिटी फैक्टर्स, और एक दे दिया आपको आलपोर्ट का ट्रेट मॉडल या ट्रेट सिद्धांत। तो ऐसी स्थिति में आलपोर्ट का सील गुणों का व्यक्तित्व सिद्धांत होता है, जबकि HJ आइजेंग की बात हो
वो 32 PF की बात करते हैं, यानी पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर कैटल की बात करें तो 16 PF की बात करते हैं। और अगर हम लोग रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा की बात करते हैं तो 5 फैक्टर्स की बात करते हैं। इट मीन्स इन सभी को हम व्यक्तित्व के कारकीय सिद्धांत में शामिल करते हैं। क्लियर हो गया? यानी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के रूप में हम इनको इन्वॉल्व करते हैं या शामिल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल का अगर प्रतिपादक आपसे पूछ ले तो भैया प्रतिपादक कौन होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो प्रतिपादक हैं रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा। कौन है माय डियर? रॉबर्ट मैक्रे व पॉल कास्टा। पॉल कास्टा ये व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल के प्रतिपादक कहलाते हैं। नंबर 3 आता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा यानी 5 फैक्टर्स मॉडल, इसको हम लोग 5 फैक्टर्स मॉडल कहते हैं। मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है ये। और इसके फाउंडर कौन है बेटा? रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा हैं। फिर उसके बाद नॉर्मैन एक मनोविज्ञानी है। नॉर्मैन कौन है? नॉर्मैन। नॉर्मैन ने इसे बिग 5 कहा है, बिग 5 की संज्ञा दी है। इट मीन्स एक अच्छी बात यहां पर आती है कि नॉर्मैन एक नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पंचकारक मॉडल सिद्धांत को, जो कि व्यक्तित्व का रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा ने दिया, इसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? बिग 5 कह दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? बिग 5। क्लियर हो गया? तो ये बिग 5 थ्योरी है अकॉर्डिंग टू नॉर्मैन, अकॉर्डिंग टू नॉर्मैन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है और वो ये है कि इसी सिद्धांत को ओशियन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओशियन मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट मीन्स व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल को हम इन सभी नामों से पुकारते हैं। अब बात आती है कि व्यक्तित्व के 5 कारक रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा किसको बतलाते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। चलिए विद इन 1 इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक विद इन 1 मिनट में आता हूं। चलिए देखिए, तो हम लोग व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल की बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसके 5 कारक कौन कौन से हैं? 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 फैक्टर्स की बात करें जो कि रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा के द्वारा दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन 5 फैक्टर्स के पीछे एक छोटी सी कहानी है। उससे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा भी व्यक्तित्व के इन 5 कारकों का वर्गीकरण जो करते हैं उसका जो आधार है वो है प्राणी की तंत्रिकाएं अथवा शारीरिक दोष अथवा उसके शारीरिक जो अंतर दोष पाए जाते हैं या रसायन पाए जाते हैं, उनके आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। कितने फैक्टर्स में? 5 फैक्टर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। सर एग्जाम ओके संध्या जी, जुलाई के एंड तक
स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पर्सनैलिटी के बाद आपके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को अभी डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना कीजिएगा, और कल तक हम अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगा, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। ओके ओके गाइस, हम लौट आए हैं, डोंट वरी। अनामिका जी, पिंकी, ओके, रंजना, खिराड़ी, विभा, चलिए शाबाश। तो देखिए, पंचकारक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो पंचकारक मॉडल में कौन कौन से मॉडल शामिल होते हैं, कौन कौन से कारक शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है अनुभवों के लिए खुलापन। अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभवों के लिए खुलापन गजब का है। अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस ऑफ फीलिंग्स, ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। पहला हो गया ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी इस प्रकार के जो लोग होते हैं, रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा के अनुसार वे ऐसे लोग होते हैं जो निश्चित तौर पर नवीन ज्ञान को, नवीन तथ्यों को, नवीन सूचनाओं को प्राप्त करने में, ग्रहण करते समय अपने पूर्व अनुभवों को हमेशा ओपन रखते हैं, यानी उनके साथ उनका आत्मीकरण, एसिमिलेशन करने में माहिर और दक्ष होते हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा ने अनुभवों के लिए खुलापन के व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित कर दिया है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये आपका व्यक्तित्व का पहला कारक हो गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा। नंबर 2 पर आता है हमारा, नंबर 2 पर आता है, वो है आपका सहमतिशीलता। सहमतिशीलता, सहमतिशीलता यानी एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस, सहमतिशीलता, एग्रीबल है ना, यानी किसी भी प्रकार की विचारधारा को, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वाल्तेयर कहते हैं कि मैं भले ही आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन ये मेरा मानव धर्म है, ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं आपके विचारों को सहमति प्रदान करूं, आपके विचारों को आपको प्रकट करने की आज़ादी है और आपके विचारों का मैं सम्मान करूं। ठीक है, तो सहमति यानी जो दूसरों की विचारधारा, दूसरों के दृष्टिकोण अथवा सामाजिक नियम, कायदे, कानूनों को एक्सेप्टेंस प्रदान करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं, उन्हें व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल में सहमतिशील व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, चलिए, ओके, ग्रेट ग्रेट। पिंकी, अनामिका, नाजिया, ओके, वेरी गुड, गुड गुड इवनिंग। ओके ग्रेट, ठीक है नाजिया जी, ओके ओके। चलिए, तो सहमतिशीलता, एग्रीबलनेस। तीसरा, तीसरा होता है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता क्या होता है माय डियर? बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन।
एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता, इट मीन्स ये वो लोग होते हैं जो सामाजिक होते हैं, जो सही और गलत में अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, जिनमें विश्वास का भाव होता है, जो मैत्री भावना रखने वाले होते हैं, जिनका दृष्टिकोण वस्तुपरक होता है, जो यथार्थवादी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को बहिर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखता संबंधी व्यक्तित्व की श्रेणी में रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा ने शामिल किया है। क्लियर है? फिर उसके बाद माय डियर होता है चौथा जो व्यक्तित्व होता है वो होता है आपका अंतर्विवेकशीलता। कौन होता है? अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेकशीलता अंतर्विवेकशीलता, ठीक है ना? कौन सा होता है? अंतर्विवेकशीलता। और अंतर्विवेकशीलता में हम लोग शामिल करते हैं किसको? यूनिफॉर्मिटी को। या अंतर्विवेकशीलता, यूनिफॉर्मिटी, या फिर हम कहें एबिलिटी फुलनेस। ठीक है, इस टाइप के लोगों को यहां पर शामिल किया जाता है। ओके गाइस, तो देखा अंतर्विवेकशीलता, यूनिफॉर्मिटी या एबिलिटीफुलनेस। और पांचवा होता है तंत्रिका तापी। तंत्रिका तापी, और तंत्रिका तापी को मनस्तापिता भी कहते हैं। मनस्तापिता भी कहा जाता है। और ये कैसे होता है? न्यूरोटिसिज्म वाले। न्यूरोटिसिज्म वाले यानी तंत्रिका तापी। आपको पता है ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोग कौन से होते हैं? ये लोग आपके चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। चिड़चिड़े होते हैं, उतावले होते हैं, धैर्य का अभाव होता है, धैर्य की कमी होती है इनमें। ठीक है ना? उतावले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, धैर्य की कमी होती है, और निश्चित तौर पर इनमें असंतुलित होते हैं। ये कैसे होते हैं? असंतुलित। कुल मिलाकर इनका पूरा का पूरा न्यूरो सिस्टम जो है वो गड़बड़ाया हुआ होता है, ऐसा रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा के द्वारा बतलाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंतर्विवेकशील प्राणी होते हैं निश्चित तौर पर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में उस आत्मसिद्धि या उस यूनिफॉर्मिटी को या उस यूनिवर्सलिटी को इन्होंने अचीव कर लिया है। ऐसे लोगों को हम लोग निश्चित तौर पर अंतर्विवेकशील यानी जो अपने बुद्धि, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि की सहायता से अपने जीवन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों को अंतर्विवेकी व्यक्तित्व का धनी कहा है। अच्छा प्रेम किशोर जी, नहीं भैया 1% भी परेशान नहीं है, बस थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, इट डज हैपन यार, काम बहुत होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कई बार समय नहीं निकाल पाते हैं, और आपके लिए समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण बाकी जो टास्क हैं वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से बीच बीच में कभी कभी कोई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल फ़ोन आ जाता है तो उसको रिसीव करना पड़ जाता है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ मस्त है। और उम्मीद करता हूँ बस जब आपकी दुआएं साथ हो तो फिर कोई क्या कर सकता है।
मेरे प्यारे बच्चों की, मेरे प्यारे शिक्षकों की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहती हैं, इसीलिए निश्चित तौर पर मैं हमेशा फलता फूलता रहता हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बस खुश रहें, प्रसन्न रहें और सदैव मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। बस इसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं। ओके गाइस, चलिए, तो यहाँ पर रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा के अनुसार व्यक्तित्व के इन 5 सेगमेंट्स को, 5 कारकों को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल इन 5 व्यक्तित्व के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमने ये जो बातें की हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो लोग हैं 100% ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्तित्व को सिर्फ फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, सिर्फ कुछ कारकों में या कुछ शब्दावली के आधार पर निर्धारित करते हैं। अजीत शाह जी, ओके गाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया आपका, निश्चित तौर पर मैंने कंप्लीट आपको रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा का वर्गीकरण समझा दिया है। जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा वाला, एक तो ये वाला कि भाई निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्तित्व का कारकीय सिद्धांत है जो, या जिस कारक को पॉल कास्टा द्वारा शामिल नहीं किया गया है। तो इन 5 कारकों के अलावा आपको कोई छठा ही कारक उठा के दे देगा, आप समझ जाना कि ये पॉल कास्टा द्वारा नहीं बताया गया है। ओके गाइस, उसके बाद अगला अब हम पढ़ते हैं H.J. आइजेंक का व्यक्तित्व वर्गीकरण। ये भी बड़ा मस्त है, आइजेंक का व्यक्तित्व वर्गीकरण। माय डियर, जब भी आइजेंक का नाम पढ़ने को या देखने को या सुनने को मिलता है, इनका ऐसे यहाँ पर हेंस आइजेंक नाम मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है? हेंस आइजेंक इनका पूरा नाम मिल सकता है। तो ये हेंस आइजेंक की जब हम बात करते हैं तो हेंस आइजेंक मित्रों यहाँ पर 32 पीएफ प्रश्नावली देते हैं। 32 पीएफ प्रश्नावली का मतलब समझना, यहाँ पर यानी व्यक्तित्व के कितने कारक बतलाते हैं? 32 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, P फॉर पर्सनैलिटी, F फॉर फैक्टर्स, यानी व्यक्तित्व के 32 फैक्टर्स की वकालत किस कौन करते हैं? H.J. आइजेंक यानी हेंस आइजेंक यहाँ पर इसकी वकालत करते हैं। और इनकी इस प्रश्नावली को हमारे व्यक्तित्व मापन में EPQ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? EPQ, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। माय डियर, ये अपने आप में कौन सी पर्सनैलिटी मेजर है? ये सेल्फ रिपोर्ट में पढ़ी जाती है। किस में पढ़ी जाती है बेटा? सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट होता है ये, सेल्फ रिपोर्ट में इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। बात करते हैं, हेंस आइजेंक ने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। कितनी श्रेणियों में बच्चे? 3 श्रेणियों में। और गजब की बात तो ये है कि इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस व्यक्तित्व वर्गीकरण के पीछे इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से 2 ही तरीके से माना गया था, ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद में एक और फैक्टर को इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आइजेंक जब आप पढ़ते हैं तो इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा माय डियर कि हेंस आइजेंक द्वारा व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितनी श्रेणियों में बेटा? 3 श्रेणियों में। अगर आपसे पूछा जाए बाद में जोड़ा गया, ये जो कारक है ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाद में जोड़ा गया है कौन सा? ये वाला तीसरा कारक, ठीक है डियर्स। अब देखो पहला कौन सा था? पहला है आपका अंतर्मुखता इंट्रोवर्सेलिटी, अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता।
बहिर्मुखता। अब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। दूसरा व्यक्तित्व होता है सांवेगिक स्थिरता बनाम अस्थिरता। सांवेगिक स्थिरता वर्सेज स्थिरता वर्सेज अस्थिरता, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस अनस्टेबिलिटी। संवेग यानी बहुत सारे लोग जो संवेगात्मक रूप से स्टेबल होते हैं, यानी उनको पता होता है कि वो किस परिस्थिति में कौन सा संवेग प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके विपरीत उनको ये भी पता होता है कि कौन सा संवेग उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो उनके संवेग स्टेबल भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। ये दूसरा इन्होंने प्रकार बताया। और तीसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो बताया सामाजिकता बनाम मनस्तापिता, यानी तंत्रिका तापिता भी इसको, जो कि बाद में जोड़ा गया, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधा सीधा सा इससे संबंधित जो लोग हैं उनमें कठोर अंतर्क्रिया, आक्रामकता, समाज विरोधी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आयाम जोड़े जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही ध्यान रखनी पड़ेगी, मनस्तापिता। मनस्तापिता यानी हमने न्यूरोटिसिज्म इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। मनस्तापिता, मनस्तापिता न्यूरोटिसिज्म वर्सेज सामाजिकता, वर्सेज सामाजिकता यानी सोशलिज्म। ओवरऑल न्यूरोटिसिज्म वर्सेस सोशलिज्म। अब प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनके गुण और विशेषताएं क्या हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, राइट, ये क्रोधी टाइप के लोग होते हैं, इरिटेटेड होते हैं। उसके अलावा ये इनमें धैर्य का अभाव होता है ना, लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी होती है। इनमें उतावलापन होता है। क्या होता है? उतावलापन होता है ना, बहुत फास्ट होते हैं। आदि प्रकार के जो गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं वो मनस्तापिता बनाम सामाजिकता में विद्यमान होती हैं। वास्तव में ये समाज विरोधी होते हैं, ठीक है ना, लोगों के साथ सामाजिक ये होते नहीं हैं। ठीक है, मनस्तापिता यानी सामाजिकता की कमी, असामाजिकता, इसको असामाजिकता पढ़ो। क्या पढ़ो? असामाजिकता, ताकि ध्यान रहेगा। सामाजिकता का अभाव यानी असामाजिक ये लोग होते हैं। दूसरे लोगों से ये संपर्क और अंतर्क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने किस नाम से जाना? मनस्तापिता यानी न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इनसोशियलिटी, ठीक है ना, या अनसोशियलिज्म। क्लियर? यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, संवेगात्मक रूप से स्थिर संतुलित होते हैं और स्थिति परिस्थिति के अनुरूप कई बार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ये अनस्टेबल भी हो जाते हैं। ये आपने पहले से पढ़ लिया है। अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता यानी इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन। क्लियर? चलिए, तो ये आपका यहाँ पर एच.जे. आइजेंक कंप्लीट हो जाता है। बस इसके अलावा इनका 32 पीएफ प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखना है। बाकी इनका कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असामाजिक या सामाजिकता की कमी या दूसरे लोगों के साथ लैक ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो इनके अनुसार किस कारक में विद्यमान है, तो वो तीसरा कारक जो बाद में जोड़ा गया। बाद में कौन सा आयाम जोड़ा गया? मनस्तापिता। इतना ही पूछेगा, आइजेंक द्वारा बाद में जोड़ा गया कारक कौन सा है, तो मनस्तापिता है। इट मीन्स इस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांट दिया। बाकी व्यक्तित्व के कितने फैक्टर्स बताते हैं? 32 फैक्टर्स बताते हैं। इज इट क्लियर? इस प्रकार से अब आप कहेंगे सर ये फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, ये कारक क्या होते हैं? वही जो
निश्चित तौर पर सील गुणों के रूप में पढ़े जाते हैं, लेकिन सील गुणों की वास्तविक वकालत तो गॉर्डन आलपोर्ट ही करते हैं मित्रों। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने सीखी, समझी, जानी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और आता है कैटल का, आरबी कैटल का कारक विश्लेषण सिद्धांत, फैक्टर एनालिसिस कारक विश्लेषण सिद्धांत, यानी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आरबी कैटल ने दी है। इसमें इन्होंने 16 पीएफ प्रश्नावली की वकालत की है। इन 16 पीएफ को 16 प्रकार के सील गुणों के रूप में भी पढ़ा जाता है। 16 प्रकार के सील गुण यानी ट्रेट्स के रूप में पढ़ा जाता है, यानी 16 ट्रेट्स के रूप में भी पढ़ा और जाना जाता है। यानी इनका ऐसा कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में 16 प्रकार के सील गुण विद्यमान होते हैं। सील गुण का मतलब किसी भी पर्सनैलिटी के उन आंतरिक गुणों से लिया जाता है जो उसके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमते हैं, या उसके संपूर्ण जीवन में सेंट्रलाइज होते हैं, या उसके पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो बहुत शर्मीला है, साइनेस उसमें ज़्यादा है, तो फिर उस व्यक्ति को महेश, सुरेश, दिनेश, श्याम, मोहन आदि नहीं कहेंगे। डायरेक्ट क्या कहेंगे? यार वो बहुत शर्मीला आदमी है, वो रास्ते से भी जा रहा है ना, वो बहुत ईमानदार है। आप उसका नाम नहीं जानते, आपने तो उसके जीवन के इर्द गिर्द वह गुण, वह सील गुण पूरी तरीके से उसके जीवन को प्रभावित करता है। इस आधार पर आपने उसका नाम रख दिया ईमानदार, ऑनेस्टी पर्सन, है ना, ईमानदार व्यक्ति आपने उसको कहना शुरू कर दिया, जबकि आपको खुद को नहीं पता कि उसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन अब आप उसे नाम से नहीं पुकारते, अपितु उसके सीलगुण जो उसकी पूरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उनके आधार पर आपने उस नाम को पुकारा, उसे एड्रेस किया। दैट इज योर ट्रेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। Okay guys, according to RB Kettle, so my dear, these are the 16 traits according to RB Kettle of the personality. So my dear, this is so simple, ये बहुत आसान है, इजी है कि 16 पीएफ प्रश्नावली के वकालत कौन करते हैं? मिस्टर RB Kettle करते हैं। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखने की हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, वैसे तो हम अगर देखें तो गॉर्डन आलपोर्ट सील गुणों की सच्ची और बेहतरीन वकालत करते हैं और बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि भैया ये सील गुण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सामान्य सील गुण और दूसरे व्यक्तिगत सील गुण। भैया ये सामान्य सील गुण तो सभी लोगों में सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सील गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, यानी मुख्य, उसके बाद केंद्रीय और उसके बाद गौण। इस प्रकार के 3 प्रकार के सील गुणों की वकालत गॉर्डन आलपोर्ट करते हैं, जो कि व्यक्तिगत कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं बेटा? व्यक्तिगत। इसीलिए इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हम परीक्षण यानी कैटल की बात करें तो कैटल की इस प्रकार का ये जो सील गुण हैं वास्तव में उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए और वयस्कों के लिए उपयोग में लिए गए हैं। किसके लिए बेटा? एक तो आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए उपयोगी हैं? वयस्कों के लिए उपयोगी, वयस्कों हेतु उपयोगी। कौन से बेटा? कैटल द्वारा प्रतिपादित 16 पीएफ यानी 16 प्रकार के सील गुणों को अडल्ट्स के लिए उपयोगी माना गया है, और ये निश्चित तौर पर व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी हैं। यानी इन जो
वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, जो आपकी उम्र के लोग हैं, उनको सही सही रूप में इन सील गुणों के आधार पर आरबी कैटल कहते हैं कि उन्हें प्रोफेशनलिज्म यानी उन्हें उनके व्यवसाय हेतु इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है। इस कारण ये 16 प्रकार के सील गुण जो हैं उनके व्यावसायिक निर्देशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। इट मीन्स वोकेशनल गाइडेंस जो होता है या हम कहें प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल थ्योरी है किसकी, आरबी कैटल की 16PF। तो एक और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माय डियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक निर्देशन हेतु। व्यावसायिक, अब भैया व्यावसायिक को मैं सभी की इंग्लिश टर्म्स भी साथ में यूज करता हूँ ये इस क्लास को। हाँ, कई बार नहीं लिखें वो अलग बात है। सर जी विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है किन्हीं किसी एक वस्तु के अनेक तरीके, उसे विश्लेषणात्मक रूप में, यानी किसी, मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर की क्या क्या समानताएं हैं, और समानताएं तो आपने लिख ली, लेकिन इसकी बहुत सारी असमानताएं, किस जगह इसकी परिभाषा क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है ना, इसको कौन काम में ले सकता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं। तो एक प्रश्न एक ही था लेकिन उसके उत्तर अनेक बहुत सारे हुए, आपने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। तो विश्लेषण करना यानी अलग करना, और संश्लेषण करना यानी एक जगह केंद्रित करना। बहुत सिंपल है। ओके गाइज, चलिए, तो बेटा यही इसका मीनिंग होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन हेतु उपयोगी है। ये किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक निर्देशन हेतु उपयोगी, हेतु उपयोगी है। कौन? आरबी कैटल का कारक विश्लेषण सिद्धांत, जो कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? बहुत आसान सा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। निश्चित तौर पर हम आगे पढ़ेंगे, खैर व्यक्तित्व मापनी तो क्लियर है। और ओवरऑल सही पूछा जाए तो जब हम अपने सील गुणों की बात करते हैं तो इनमें आपके जो भी कह सकते हैं कोचिंग है, ट्रेनिंग है, आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। ओवरऑल अगर आपके सील गुणों को आप प्रधान बनाना चाहते हो तो आप प्रशिक्षण की सहायता से, मनोवैज्ञानिक स्किल्स को डेवलप करके, ठीक है ना, और आपकी जो क्षमताएं हैं उनमें उन्नति करके इन सील गुणों को प्रोन्नत किया जा सकता है। इनमें क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है, इनको उन्नत किया जा सकता है, इनको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा आरबी कैटल बतलाते हैं। तो ओवरऑल आरबी कैटल का ये किस्सा यहाँ पर पूरा हो जाता है और कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा आरबी कैटल में आपको कभी भी। देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया बेटा? चलिए ठीक है खिलाड़ी बेटा। ओके गाइस, हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका डिस्कशन करते हैं। अब क्या है, अब आते हैं हम लोग किसके पास? अब है हमारा दूसरा मॉडल, और दूसरा मॉडल था या दूसरा सिद्धांत था या दूसरा उपागम अप्रोच था, वो था हमारा मनोगतिक उपागम यानी साइकोडायनामिक अप्रोच। कौन सा है बेटा? मनोगतिक उपागम। मनोगतिक उपागम ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। मनोगतिक उपागम यानी साइकोडायनामिक अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच। ठीक है, साइकोडायनामिक अप्रोच। और व्यक्तित्व के इस उपागम के प्रतिपादक कौन है माय डियर? वो हैं आपके सिगमंड फ्रायड। देखिएगा, अब इसमें सिगमंड फ्रायड तो इस उपागम के प्रतिपादक हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पश्च फ्रायडवादी नहीं है, यानी बैक फ्रायडियन कौन नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रायडवाद का समर्थन कौन नहीं करता है या करता है।
तो अक्सर जब भी आप पश्च फ्रायडवादियों की बात करें या बैकवर्ड फ्राइडियन की बात करें तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए एडलर जुंग हैं, एरिक फ्राम हैं, कैरेन हार्नी हैं, ठीक है, एरिक्सन हैं। एरिक्सन भी भले ही मनोसामाजिक साइको सोशल थ्योरी के प्रतिपादक हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्राइडियन हैं और उन्हें नव्य फ्राइडवादी के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा कैरेन हार्नी हैं, जो श्रीमती कैरेन हार्नी है, सिगमंड फ्राइड की शिष्या भी थी वो। तो इन सभी लोगों को हम लोग फ्राइडवादी के नाम से भी जानते और पुकारते हैं। ये 5-6 लोग हैं जो मुख्य हैं, इनको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, जरूर ये आपको आना ही चाहिए निश्चित तौर पर। जिनको नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में सबसे पहला स्थान सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का ही आता है, साइको एनालिज्म का ही आता है। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी साइकोलॉजी में ऑलरेडी पुटअप किया जा चुका है कि भाई सबसे पहला या प्रथम शक्ति के रूप में मनोविज्ञान के किस उपागम को या फिर आप कहें किस शक्ति को स्वीकार किया जाता है। तो पहली शक्ति है आपकी कौन बेटा? मनोविश्लेषणवाद, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। फिर दूसरी शक्ति कौन है? वो है आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जो जेबी वॉटसन ने दिया था। और फिर तीसरी शक्ति कौन है? मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, जो किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स सबसे प्रमुख व्यक्ति है। इस प्रकार से हम इनको पढ़ने को मिलता है। बात समझ में आई बेटा? चलिए, तो यहाँ पर जब सिगमंड फ्राइड की कहानी शुरू होती है तो मेरे जहन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि भैया ये सिगमंड फ्राइड जो है ना 1856 में इनका जन्म होता है और 1939 में इनकी डेथ हो जाती है। आगे चलकर सिगमंड फ्राइड बेसिकली वियना के रहने वाले थे और मेरे प्रिय मित्रों, ये वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है बेटा? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सिगमंड फ्राइड थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, कल तक पूरा होगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा आपका जिसमें सिगमंड फ्राइड ना पूछा गया हो या ना पूछा जाता हो। इसीलिए फ्राइड को पूरा समझना है, गलती से भी एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके मेरे बच्चों, चलिए अब देखिए, ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया ने मत पढ़ लेना, ऑस्ट्रिया है ये। क्या है? ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी है, सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना जो कि एक छोटा सा कंट्री है, वहां के रहने वाले थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, इनको फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, FREUD, ये इनकी स्पेलिंग है। अजीब सी स्पेलिंग है लेकिन आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। सिगमंड फ्राइड को किसका जनक कहते हैं बेटा? मनोविश्लेषणवाद, यानी साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब बात आती है यार सॉरी, कि मनोविश्लेषणवाद आखिर है क्या? कौन सी विचारधारा है? ऐसा कौन सा उपागम है? ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसे दुनिया के सभी मनोविज्ञानियों ने प्रथम शक्ति नाम दे दिया, जिसने या जिसके आधार पर दुनिया के सभी मनोविज्ञानी इस बात की वकालत करते हैं कि यार मनोविज्ञान की सबसे सुप्रीम पावर जो है ना, पहली शक्ति, पहला उपागम, पहला अप्रोच वाकई मनोविश्लेषणवाद है। आखिर क्यों कहा गया ऐसा? क्या वजह थी? बड़ी सिंपल सी वजह थी कि मन का विश्लेषण इन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और मन प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है। मन यानी माइंड, मन यानी माइंड। आप मन को कुछ अदरवाइज मत समझ लेना और आप माइंड को दिमाग ही मत समझ लेना। माइंड यानी आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका माइंड।
मतलब एक ही है। तो ये मन जो है ना, ये माइंड जो है, सही मायने में इसको सही ढंग से एनालिसिस करने का काम, इसको सही ढंग से विश्लेषित करने का काम, इसको सही ढंग से दुनिया में पहली बार परिभाषित करने का काम और इसके टुकड़े और विभाजन करने का काम दुनिया में सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने किया था। इस कारण वास्तव में इनके संप्रदाय को, इनके उपागम को प्रथम शक्ति कहा जाता है, क्योंकि बिना मन के कुछ भी संभव है ही नहीं, ऐसा ये बताते हैं। आखिरकार जब ये परंपरा आगे बढ़ी और मनोविश्लेषणवाद में मन की 3 अवस्थाओं का, 3 स्टेजेस का वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। पहला कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। आगे चलकर हम कुछ बातें और सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रायड ये जरूर है कि मैं एक एक टॉपिक में, एक एक कंसेप्ट में आपको जो लर्निंग दूंगा, वो लर्निंग से आप कोई भी जंग जीत सकते हो। उससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते बस थोड़ा सा समय और ज़रूरत पड़ेगी तो हम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम समय आपको ज़्यादा दे देंगे। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की क्लासेस लगा लेंगे आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, डोंट वरी, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहना। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, तो जब फ्रायड की बात आती है तो कई सारे क्वेश्चंस आपके जहन में घूमते होंगे। इनको स्वप्न विश्लेषणवाद यानी ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषणवाद यानी ड्रीम एनालिसिस के जनक कहते हैं। स्वप्न विश्लेषणवाद का जनक। उसके अलावा अचेतन यानी अनकॉन्शियस, कौमा अवचेतन के जनक, अवचेतन के जनक। और अवचेतन का मतलब सबकॉन्शियस, इसका मतलब होता है सबकॉन्शियस। ठीक है, सबकॉन्शियस के जनक भी इनको कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन का जनक, प्रोजेक्शन का जनक कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनको रक्षा युक्तियां, रक्षा युक्तियां, रक्षा कवच, रक्षा कवच इसे कहते हैं डिफेंस, डिफेंस टेक्निक्स या मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का फादर कहा जाता है इनको। ठीक है, रक्षा युक्तियों का जनक। और सिगमंड फ्रायड स्वयं एक मनोचिकित्सक थे, एक मनोचिकित्सक, एक साइकेटिस्ट थे। और एक साइकेटिस्ट कौन होता है आप जानते ही होंगे, यानी ऐसा वह व्यक्ति जो मनोरोगियों, जो, अच्छा नाजिया जी कब तक आएगा? 15 जुलाई तक, है ना? 15 जुलाई या जुलाई के महीने में आ जाएगा आपका, डोंट वरी, चिंता ना करें। तो ये एक मनोचिकित्सक थे, एक साइकेटिस्ट थे। और मनोचिकित्सक होने के नाते इनके दिमाग में एक प्रश्न बना कि यार ये जो मनोरोगी होते हैं ना, ये जो पागल टाइप के जो लोग होते हैं, ये आखिर पागल होते क्यों हैं? इस बात का इनके दिमाग में एक
विचार उत्पन्न हुआ और इस विचार को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आखिर एक व्यक्ति जो जन्म से पागल होता नहीं है लेकिन वो पागल बन जाता है, आखिर कारण क्या है? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इनके दिमाग में एक युक्ति सूझी कि यार अगर मुझे पागलों का इलाज करना है, पागलों का ट्रीटमेंट करना है, उसके पागलपन के कारण का पता करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा। यार दुनिया का कड़वा सच है, ये दुनिया का बड़ा सच है कि अगर आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हो तो बदले में आपको बेइंतहा प्यार मिलता भी ज़रूर है ना? अगर किसी का प्यार पाने की कोशिश करो आप और आपको लगे कि यार वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा यार, सामने वाले के जैसा बनना पड़ेगा। जिस दिन सामने वाले को पता चल गया कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो फिर आपके सामने आपके सारे दिल के राज उगल देगा, सारे दिल के जो विचार हैं वो बाहर रख देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको लगने लगेगा कि यार आप भी उसके जैसे ही पागल हैं। तो कहते हैं कितने सारे फिल्मों के, बॉलीवुड, हॉलीवुड के, जॉलीवुड, टॉलीवुड के गाने किससे बन गए? दो पागल प्रेमी, है ना? पता नहीं क्या क्या किस्से बन गए। ठीक है संध्या जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपको ऐसा लगता है, बहुत अच्छा, हमें भी लगता है। तो ओवरऑल जब आप पढ़ेंगे समझेंगे कि वास्तव में अगर आपको किसी के मन के अंदर की बातों को बाहर निकालना है तो आप उसके जैसे बन जाओ, उसके जैसे हो जाओ, वो आपके सारे दिल के राज आपके सामने खोल देगा। यही तकनीक किसके पास थी? सिगमंड फ्रायड के पास। तो एक दिन क्या हुआ, सिगमंड फ्रायड के मन मस्तिष्क में विचार आया कि यार चलो पागलों के हॉस्पिटल चलते हैं, और ये एक मनोरोगी, जहाँ पर मनोरोगियों का उपचार होता था, उस चिकित्सालय में, उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि सारे पागल हैं, सारे ही पागल हैं। अब चूंकि इनको तो उनका स्टडी करना था कि आखिर ऐसा क्यों होता है ना, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने देखा यार इन लोगों से कैसे पाला पड़ेगा, या इनके मन की व्यथा को, इनके मन की आंतरिक विचारधारा को, इनके भावों की अंतर्वेदना को कैसे बाहर निकाला जाए। तो इन्होंने 3 प्रकार की विधियों को काम में लिया। कितने प्रकार की विधि बेटा? 3 टाइप्स की विधि। भाई पहली कौन सी थी? सम्मोहन विधि, जिसे कहते हैं हम हिप्नोटिज्म मेथड, इंग्लिश में हम हिप्नोटिज्म मेथड कहते हैं। भाई सम्मोहन का मतलब होता है दूसरे को मोहित करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, अपने जैसा बना लेना, इसे कहते हैं सम्मोहन विधि, या उनके जैसे बन जाना, उनके जैसे बन जाना। तो इन्होंने सोचा कि यार मुझे अगर इनके मन से कुछ बात निकलवानी है, कुछ राज खुलवाने हैं, इनकी आंतरिक विचारधारा को पता करना है, स्टडी करना है, तो मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो पता है वो पागलों के साथ सोते, पागलों के साथ रहते, पागलों के जैसे कपड़े पहनते, पागलों के साथ खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते। तो धीरे 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 पागलों को लगने लगा, उन मनोरोगियों को लगने लगा ये तो हम जैसा पागल है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल के अंदर की बातों को निकालना शुरू कर दिया। दूसरा इन्होंने विश्लेषण विधि अपनाई, और वो विश्लेषण विधि थी ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। यार ये जब पागल सोते हैं ना, तो सोते समय क्या गालियां बकते हैं, क्या बड़बड़ाते रहते हैं, कैसे उठकर चलने लग जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उनके स्वप्नों को जानने का इन्होंने प्रयास किया, स्टडी की। इस कारण दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो मनोरोगियों का उपचार स्वप्न विश्लेषण विधि से कर रहे थे। इस कारण स्वप्न विश्लेषण का जनक भी फ्रायड को माना जाता है, द फादर ऑफ ड्रीम एनालिसिस थ्योरी। इज इट क्लियर? तीसरी बात, मुक्त साहचर्य विधि, यानी इनको खुला छोड़ दो, ये जो बोल रहे हैं ना बोलने दो, सुनो। ये गालियां दे रहे हैं तो गालियां क्यों दे रहे हैं, उस गाली का मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है, क्यों दी गई उसके द्वारा गाली, उन सब चीजों को मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, इन्होंने मुक्त साहचर्य विधि को काम में लिया कि ये जो बोल रहे हैं स्वच्छंद इन्हें छोड़ो, इन्हें आजाद छोड़ो,
और इनको जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो उठ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, खुला करने दो, जिससे ये अपनी आंतरिक वेदनाओं को, अपने इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल डिजीज़ हैं, इंटरनल रीजंस हैं, उनको ये बाहर डिस्क्लोज करें और उसके आधार पर उनको स्टडी कर उन्हें एक सही दिशा या एक प्रॉपर ट्रैक पर लाया जा सके। ऐसा सिगमंड फ्रायड किया करते थे माय डियर। कितनी विधियों को काम में लिया इन्होंने? 3 प्रकार की विधियों को। ठीक है, नोट डाल के लिख देता हूं मैं। मनोरोगियों के उपचार हेतु उपचार हेतु 3 मुख्य विधियों 3 मुख्य विधियों को काम में लिया गया। पहली थी माय डियर, नंबर 1, पहली विधि थी कौन सी? सम्मोहन विधि। सम्मोहन विधि, हिप्नोटिज्म मेथड। या हिप्नोसिस भी बोलते हैं इसको। हिप्नो, हिप्नोसिस मेथड। दूसरी विधि थी स्वप्न विश्लेषण। ड्रीम एनालिसिस। और तीसरी थी आपकी माय डियर मुक्त साहचर्य। फ्री एसोसिएशन। क्लियर? तो इस प्रकार से इन्होंने 3 विधियों के आधार पर मनोरोगियों का उपचार किया और उनके मन का विश्लेषण किया। इसी को आगे चलकर, सर जी ऐसे तो खुद ही पागल हो जाएंगे। तो अभी भी कोई डाउट है क्या आपको अपने आप पर? मुझे लगता है मेरे सभी प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थी, भावी शिक्षक पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि आपकी सफलता की पहली सीढ़ी आपका पागलपन है। अगर लोगों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके घर वालों ने, आपके मित्रों ने, आपके मिलने वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके संगी साथियों ने अगर आपको पागल कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब समझो कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की सफलता की पहली सीढ़ी को पा लिया है, उसको पार कर लिया है। क्यों? मैं चाहता ही ये हूं कि कोई आपको पागल कहे, क्योंकि जैसे जैसे लोग आपको पागल कहते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो लोग उन लोगों से आप दूर होते चले जाएंगे जो आपके अपने थे कभी, लेकिन वो आज आपको पागल कहते हैं। और जैसे ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे तो फिर आप अकेले बन जाएंगे, और आप अकेले बन गए तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, और अगर पढ़ना शुरू कर दिया आप इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बन जाएंगे, और अंतर्मुखी बन गए तो आप प्रतिभाशाली बन जाएंगे, और आप प्रतिभाशाली बन गए तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर वो जो लोग पागल कहा करते थे ना, वो लोग आपको कहेंगे सल्यूट है मिस्टर आपको, सल्यूट है मिस आपको, सल्यूट है मिस्ट्रेस आपको। यस और नो? इसीलिए तो कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। तो ये विधियां काम में ली इन्होंने। आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल पागल नहीं बनेंगे। और चूंकि जो पहले से ही पागल है वो पागल और क्या बनेगा, तो आप पागल बन जाओ, अगर आपका उसमें भला है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो ये थी आपके सिगमंड फ्रायड की विधियां। अब देखो, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को समझाया। क्या समझाया? मनोविश्लेषणवाद। भैया मनोविश्लेषणवाद में साइको एनालिज में या अपने मनोगतिक उपागम में मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत इन्होंने मन या मस्तिष्क की या माइंड की 3 स्टेजेज बताई। कितनी स्टेजेज बताई बेटा? 3 स्टेजेज। नंबर 1 चेतन यानी कॉन्शियस, दूसरा अर्धचेतन, यानी सब, इसको अवचेतन कहते हैं आजकल, सबसे बड़ा पॉपुलर नाम है अवचेतन। और इसके जनक फ्रायड हैं, लेकिन चेतन के जनक फ्रायड नहीं है। रखना, गड़बड़ हो जाएगी। ओके माय डियर्स, याद रखना बेटा। सब कॉन्शियस इंग्लिश में कह देते हैं। और तीसरा है आपका अचेतन यानी अनकॉन्शियस। ओके माय डियर्स, चलिए देखो बेटा, चेतन ये 1/10 भाग होता है, यानी 10%। ये 0% होता है, और ये 9/10 होता है, यानी 90%। कितने प्रतिशत? 90% होता है। कितने परसेंट होता है बेटा? 90% होता है। इज इट क्लियर? ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आपको ये ध्यान देना है, यार ये चेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है और अचेतन क्या है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि भैया चेतन के जनक, अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से पढ़ाना चाहूँ तो इसके जनक, चेतन के जनक वुंट और टिचनर हैं। वुंट और टिचनर हैं। वुंट व टिचनर, वुंट और उनके शिष्य टिचनर हैं चेतन के जनक। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2, इसके जनक कौन है बच्चे? इसके जनक फ्रायड हैं। जनक फ्रायड खुद हैं, ठीक है। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आपके फ्रायड हैं। ये तो बातें हो गई इनकी इतनी सी। अब आते हैं यहां पर, ये चेतन भला क्या है आखिर, कहते कैसे हैं चेतन, और ये अर्धचेतन क्या है और अचेतन क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भावी शिक्षकों, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा भी है थोड़ा सा, तो इस टॉपिक की चर्चा हम कल कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग एक और उपागम बचेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा कल ही, वो होगा आपका ट्रेट अप्रोच। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी मेजर्स बचेंगे, फिर हम एक नया यूनिट फिर शुरू कर देंगे परसों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी क्लास में जुड़ने के बाद, मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद, एक तो कतई जल्दबाजी मत करना। मैं कभी भी क्लास मिस नहीं करता। ज़रूरत पड़ेगी मैं इस क्लास को सुबह और शाम 2 टाइम पर कर दूंगा। आप इस बात की टेंशन मत करना। मैं मैक्सिमम कोर्स है ना 3.0 वाले बच्चों के लिए भी मैक्सिमम करवाऊंगा, इट्स प्रॉमिस विद यू। और 4.0 के लिए तो पूरा बिंदास सिलेबस होगा और बिल्कुल आप मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की रही बात, अरे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।
धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।